नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मोटर में फ़ॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज यदि हम लोग फ़ॉल्ट्स को दूर कर लेंगे तो उसके पश्चात क्या क्या कार्य करना है, और उसी कड़ी में एसी-डीसी का जो लेसन था उसी के आगे के मैटर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए आज की क्लास शुरू करी जाती है। तो हेडिंग रहेगी 3 फेज़ मोटर का मरम्मत किए जाने के पश्चात परीक्षण। यानी अभी हमने मोटर को फॉल्ट खोज लिया और उसका मरम्मत कर लिया, तो उसके बाद क्या क्या परीक्षण होगा, यानी जब सही हो जाती है मोटर तो उसको चेक करने के लिए क्या क्या परीक्षण होगा वो हम आज जानते हैं। तो 3 फेज़ मोटर की मरम्मत करने के बाद उस मोटर को जोड़ते हैं, यानी जब हम खोले थे उस मोटर को और उसके बाद उसमें मरम्मत कर लिए थे तो उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है तथा मोटर को संयोजन करने के उपरांत उस पर निम्न दोषों की चेकिंग करते हैं। कौन कौन से दोष चेक करते हैं? तो अर्थिंग चेक करते हैं, यानी अर्थ फॉल्ट, ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और रॉन्ग कनेक्शन फॉल्ट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आगे देखते हैं। जैसे कि अर्थ फॉल्ट यानी अर्थिंग। अर्थ फॉल्ट का अर्थ है कि स्टार्टर वाइंडिंग का कोई तार मोटर के लोड पार्ट या बॉडी से संपर्क में है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत जो है उसमें करंट उतरने लगेगा। अतः इस दोष को शार्ट करने के लिए या दूर करने के लिए टेस्ट एम्पियर का प्रयोग या मैगर से टेस्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका चित्र ये रहा। ठीक है, यहाँ स्टार्ट पॉइंट ये रहा। ठीक, इसमें इस चित्र को समझते हैं। इस लैंप का एक तार मोटर के बॉडी से तथा इस पर दूसरा तार स्टेटर कुंडलन से जोड़ने पर यदि टेस्ट लैंप जलता है तो स्टेटर कुंडलन में अर्थिंग हो रही है, तो इसको जो है तुरंत खोल करके उस तार को सही करेंगे जो सट रहा था उसकी बॉडी से, और उसके बाद जो है फिर से उसको एक बार चेक करेंगे। अगर बल्ब नहीं जलता है तो फॉल्ट नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सा सिस्टम है। यानी एक उसकी स्टार्टर पॉइंट से और दूसरा बल्ब से की उसकी बॉडी से चेक करते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वो बल्ब जलेगा। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं, अगर ओपन सर्किट रहेगा तो मोटर चलेगी ही नहीं, तो तुरंत उसको सही कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारे जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, उसमें 2 तार सट जाएंगे। रिवर्स फॉल्ट और रॉन्ग कनेक्शन अगर होगा तो जो है मोटर नहीं चलेगी या उल्टा चलने लगेगी। ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं अल्टरनेटर की लंबी आयु के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यानी अगर अल्टरनेटर जो है वो कैसे लॉन्ग टाइम पर चलता रहे, उसके लिए क्या क्या युक्तियां करी जानी चाहिए। तो बियरिंग तथा स्नेहक समय समय पर करना चाहिए। बियरिंग का चेकअप होता है और स्नेहक लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। जहाँ तक संभव हो सके अल्टरनेटर असंतुलित लोड नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाई लोड देंगे तो अल्टरनेटर ख़राब हो जाएगा। फील्ड वाइंडिंग को अधिक उत्तेजित नहीं करना चाहिए। अल्टरनेटर की इंसुलेशन क्षमता अधिक होनी चाहिए तथा समय समय पर इसकी जांच करनी चाहिए। अगर इंसुलेशन फेल होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है, शीतलन प्रबंध की समय समय पर जांच करनी चाहिए, यानी उसमें कूलिंग आ रही है कि नहीं, मोटर ठंडा होगा तभी तो चलेगा वो ज़्यादा समय तक। निर्धारित अनुरक्षण, ठीक है, समय समय पर एक निश्चित समय के बाद मोटर की जांच करते रहना चाहिए। यानी एक टाइम ऑफ इंटरवल 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद मोटर की जांच करते रहनी चाहिए, और इसमें जो है निम्न बातों के ख्याल रखने चाहिए। देखिए, मोटर में जमी धूल मिट्टी के कण को साफ़ करना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है धूल कण को 7 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के वायु दाब से कम साफ़ करना। यानी धूल कण को 7 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के वायु दाब से ही साफ़ करेंगे। मोटर को एयर ब्लोअर से साफ़ करना। एयर ब्लोअर डालेंगे तो जितने भी धूल मिट्टी के कण हैं सारे उड़ जाएंगे और मोटर साफ़ हो जाएगी। एयर ब्लोअर जानते ही होंगे आप लोग। ब्रुश गियर एवं कार्बन ब्रुश की जांच करना। उसका जो ब्रुश गियर है और कार्बन ब्रुश जो बनी गई हुई है उसकी जांच करना। स्लिप रिंग में ग्रीस व तेल की जांच करना। स्लिप रिंग व कम्यूटेटर की जांच करना। मोटर का सही तरीके से तथा बिना
कंपन का चलना। अगर मोटर कंपन से चल रही है तो तुरंत मोटर को खोल करके उसके मूविंग पार्ट को सही करेंगे, उसमें ऑयलिंग वगैरह करेंगे और जो पार्ट हिल रहा है उसको अच्छे से कस देंगे। टर्मिनल संयोजन को चेक करना। 3 फेज में होने वाले दोष तथा संभावित कारण। देखिए क्या क्या दोष है, दोष, संभावित कारण और उसका उपचार। ये हम लोग एक चार्ट के रूप में इसको समझते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो देखिए दोष, मोटर चलती है परंतु रुक जाती है। अगर ऐसा हो कि मोटर कुछ देर चले और उसके बाद रुक जाए तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? मोटर पर लोड अधिक हो सकता है, ठीक, मोटर को सप्लाई रुक रुक कर मिल रही है, 2 रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो इसका रिप्लाई होगा मोटर पर लोड अधिक हो सकता है तो मोटर पर लोड कम कर देंगे, इससे ये सही हो जाएगा। दूसरा है मोटर को सप्लाई रुक रुक कर मिल रही है, इसका मतलब मोटर की ओवरलोड रिले की सेटिंग को सही करेंगे और सप्लाई के संयोजन रिले में हो सके, ये देख लेंगे तो मोटर जो है बराबर रूप से चलती रहेगी। मोटर फुल स्पीड पर नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो मोटर को कम वोल्टेज मिल रहा है, दूसरा स्टार्टिंग लोड अधिक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रोटर की छड़ को बदलकर वोल्टेज की जांच करेंगे, ठीक है। और रोटर परिपथ खुला हो सकता है तो तुरंत क्या करेंगे, लोड को कम करेंगे, ठीक है ना। अब अगला है मोटर के घूमने की दिशा गलत है। ये सीधा रीज़न होता है, मोटर उल्टे दिशा में अगर घूमेगी इसका मतलब संयोजन गलत जोड़ा गया है, तो संयोजन को सही कर लेंगे। मोटर चलते समय अधिक कंपन कर रही है, इसका मतलब बियरिंग ख़राब है या मोटर का फाउंडेशन में नट बोल्ट ढीला हो गया है, तो बियरिंग को चेंज करेंगे और फाउंडेशन को कस देंगे, एकदम सिंपल सा, ठीक है ना। आगे आपको समझ में आ रहा होगा जो समझाया जा रहा है। मोटर चुंबकीय शोर कर रहा है, इसका मतलब बियरिंग ढीला हो गया है तो बियरिंग को सही कर लेंगे, या फिर एयर गैप सही से नहीं मिल रहा है तो रोटर को संतुलित कर लेंगे और एयर गैप दे देंगे, ठीक है ना। ये सारे फॉल्ट्स मोटर में होते हैं 3 फेज मोटर में, तो इनको दूर आसानी से किया जा सकता है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। 3 फेज मोटर में होने वाले दोष तथा संभावित कारण और उसका उपचार। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से आप चार्ट को समझा सकते हैं। मोटर ओवरहालिंग के पश्चात विभिन्न परीक्षण। यदि मोटर ओवरहाल हो जाता है तो क्या क्या उसमें टेस्टिंग करनी चाहिए, तो इंटरपोल तथा फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन की जांच करनी चाहिए। जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी कनेक्शन और इंटरपोल की कनेक्शन की चेकिंग करेंगे। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मापते हैं तथा सभी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस समान होना चाहिए। 500 वोल्ट अथवा 1000 वोल्ट के मेगर द्वारा सभी वाइंडिंग एवं भू के मध्य इंसुलेशन का प्रतिरोध माप लेते हैं और कितना होना चाहिए, 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फुल लोड पर मशीन की करंट तथा वोल्टेज नाप लेते हैं, ठीक है, यानी फुल लोड उसको देने के बाद मशीन कितना रीडिंग दे रही है, कितना वोल्टेज और कितना पावर कंजप्शन कर रही है, कितना करंट ले रही है, वो नाप लेंगे। मोटर को चलाकर देखते हैं तथा इसकी स्टार्टिंग करंट का मान जांचते हैं, जिसका मान साधारण होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि स्टार्टिंग करंट बहुत हाई ले ले, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है या कहीं लघु पतन हो रहा है या फिर 2 वायर एक में जुड़ रहे हैं। किसी अनुभवी तथा कुशल सुपरवाइज़र द्वारा यह परीक्षण किया जाना चाहिए। ये जो सारी टेस्टिंग है ये किसी भी अच्छे कुशल सुपरवाइज़र द्वारा किए जाना चाहिए, ना कि किसी नौसिखिए द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगली हेडिंग बनती है विद्युत मशीन का निर्धारित अनुरक्षण। यानी विद्युत मशीन जो है वो किस प्रकार से अनुरक्षण किया जाएगा उसका समय समय पर, तो उसके लिए पहली हेडिंग बनेगी दैनिक अनुरक्षण। भू संपर्कन की जांच करना तथा कनेक्शन ढीले हों तो कस देना, पहला रीज़न आता है। दूसरा, कंट्रोल गियर की जांच करना और फ्यूज रिले सेटिंग की जांच करना। वाइंडिंग का तापमान, अतितापन, ओवरहीट की जांच करना। बियरिंग में ऑयलिंग करना यानी स्नेहन की जांच करना। यदि मशीन में कंपन उत्पन्न है तो कंपन की जांच करना। कंपन दूर करने का तरीका तो आपको बताया ही गया है, मशीन में कंपन किस कारण से हो सकती है। ये तो था दैनिक
यानी इसको डेली बेसिस पे चेकअप होते रहना चाहिए मशीन चलाने से पहले। दूसरा है साप्ताहिक परीक्षण, यानी हफ्ते हफ्ते में टेस्टिंग। बाइंडिंग के इंसुलेशन के रेजिस्टेंस मेगर द्वारा नाप लेते हैं। कंट्रोल गियर के संपर्कों की जांच करना। यदि बियरिंग में ग्रीस है तो नया ग्रीस डालना, अगर ग्रीस ख़त्म हो गया है तो नई ग्रीस डाल देना। ग्रीस का काम होता है बियरिंग को स्मूथली चलाना। ठीक है। तिमाही अनुरक्षण, हर 3 महीने पे अनुरक्षण, क्या 3 महीने पे उसकी टेस्टिंग में क्या क्या चेंजिंग होती है। ब्रूस पर स्प्रिंग के दबावों की जांच कीजिए। ब्रूस होल्डर कम्युनिकेटर की सतह को टच करिए, पता चल जाएगा। स्टेटर या रोटर चारों ओर एयर गैप की जांच करना, एयर गैप कचड़े से बंद तो नहीं हो गया उसको चेक करना। इसके बाद ये 3 महीने पे था, 6 महीने पे क्या क्या टेस्टिंग होती है देखिए। कंट्रोल गियर की ओवरहालिंग, बियरिंग के घिसाव की जांच करना, अगर ऐसा होता है तो बियरिंग चेंज कर लेंगे। मशीन बाइंडिंग एयर ब्लोअर द्वारा सफाई करना, ये सभी जो है वो 6 महीने पे टेस्टिंग होती है। चौथा पॉइंट बनता है वार्षिक अनुरक्षण। बियरिंग, हर साल बियरिंग में ग्रीस चेंज की जाती है। ठीक है। शक्ति संयोजन को भू प्रतिरोध नाप लेते हैं। कंट्रोल गियर का ओवरहालिंग करना, स्टेटर एवं रोटर के मध्य एयर गैप की जांच करना, ये सभी वार्षिक अनुरक्षण में आते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब देखिए ट्रांसफार्मर के दोषों का निवारण, तो इतना जो था वो मोटर से संबंधित था। अब हम लोग स्टैटिक मशीन्स यानी ट्रांसफार्मर के दोषों का निवारण कैसे करते हैं वो देखते हैं। फॉल्ट्स इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक होता है यांत्रिक दोष, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग आते हैं, ये 3 प्रकार के, अभी तीसरा बताया जा रहा है। यांत्रिक दोष क्या होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर यांत्रिक दोष जैसे टैंक में बने छिद्र में कचरा जमना, धूल जमना, ऑयल गेज में दरार पड़ जाना, जंग लगना, टैंक और कवर के मध्य गैसकेट का नष्ट होना, ये सभी जो है ये उसके यंत्र यानी उसके बाहरी आवरण और उसकी बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए इसको यांत्रिक दोष कहा जाएगा। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट यानी उसकी बाइंडिंग में क्या फॉल्ट हो रहा है जिससे उसकी सप्लाई में कुछ चेंजिंग आ रही है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। जैसे कॉइल में परस्पर फेरों के मध्य इंसुलेशन का खराब हो जाना, इंसुलेशन का निम्न प्रतिरोध, वाइंडिंग में फॉल्ट, कुंडली का टूट जाना, ये सभी जो है ये सभी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आते हैं। तीसरा मैग्नेटिक फॉल्ट आता है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है इसलिए इसमें मैग्नेटिज्म की पावर भी होती है। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फॉल्ट होगा उसे मैग्नेटिज्म फॉल्ट भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट बनता है क्रोड परतों के मध्य इंसुलेशन का विफल लीकेज होना, यानी अगर इंसुलेशन खुल जाए, कोर को बांधने वाले भाग का खराब हो जाना, कोर लॉस अधिक होने से लौह परतों का जल जाना, ये सभी पार्ट जो थे ये मैग्नेटिक फॉल्ट में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का निवारण और अनुरक्षण और मरम्मत। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को देखकर निरीक्षण किया जाता है, यानी पहले देखकर पता लगाया जाता है कि क्या फॉल्ट उसमें उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट है कंजर्वेटर से कीचड़ इत्यादि को बाहर निकाला जाता है। यदि आवश्यक हो तो तेल भर लिया जाता है, ऑयल गेज की जांच कर ली जाती है, अर्थिंग की जांच करी जाती है, गैसकेट नट बोल्ट के कसाव की जांच करना। ठीक है, और बुखोल्ज रिले की जांच करना। स्टूडेंट्स ये चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पे एक बार इसको समझा दिया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का ओवरहाल, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर को खोलकर, कोर को खोलकर बाहर निकालना तथा सभी भागों का निरीक्षण करना। ठीक है। कोर असेंबली की मरम्मत करना, जैसे क्रोड, बाइंडिंग, टैप चेंजर, स्विच इत्यादि को कि अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो उसको दूर करेंगे। कोर पार्ट में जैसे कोर पार्ट में क्या क्या आता है, क्रोड आता है, बाइंडिंग आती है, टैप चेंजर आता है, स्विच आता है इत्यादि को
फिर से चेक करेंगे, यदि इसमें कोई फॉल्ट है तो दूर करेंगे, यदि फॉल्ट दूर करने लायक नहीं है तो उसको चेंज करेंगे। कंजर्वेटर, वेंड पाइप तथा इंसुलेटर की रिपेयरिंग करना, टैंक की सफाई करना यदि आवश्यक हो, और उस पर पेंटिंग करना यदि काला हो गया हो या फिर उसका पेंट छोड़ दिया हो तो। सूचक यंत्रों, सुरक्षा युक्तियों का परीक्षण करना, तेल का परिशोधन करना तथा उसे चेंज करना, ठीक है। ट्रांसफार्मर का असेंबल करना, यानी डिसेंबल करने के बाद जब पूरा उसमें चेकअप हो गया, सब कुछ सेट कर दिए, उसके बाद उसको असेंबलिंग कर देंगे। अब देखिए ट्रांसफार्मर का परीक्षण, वो तो ओवरहाल था। ओवरहाल करते समय क्या क्या परीक्षण करना चाहिए, तो ट्रांसफार्मर रेशियो सही होना चाहिए। ट्रांसफार्मर रेशियो तथा बाइंडिंग का संयोजन, ग्रुप और क्लैंप स्टैंड का विद्युत रोधन की जांच करना, वाइंडिंग को सुखाने के बाद पुनः ट्रांसफार्मर का अनुपात निरीक्षण करना चाहिए। वाइंडिंग के विद्युत रोधी का प्रतिरोध नापना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बाकी बाइंडिंग के कनेक्शन की जांच करना चाहिए। ट्रांसफार्मर इंसुलेशन का उच्च वोल्टेज परीक्षण करना चाहिए। नो लोड लेसेस को नापना चाहिए। ट्रांसफार्मर के नट बोल्ट के कसाव की भी जांच करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी जांच ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आती है। अच्छा, ये जांच करने के बाद जो मरम्मत हुई थी, मरम्मत करने के बाद अंतिम परीक्षण में ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मरम्मत करने के बाद सबसे पहला टेस्ट होता है मैगर परीक्षण। ट्रांसफार्मर के लिए मैगर टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, 11 केवी या 415 केवी के वितरण तथा पावर ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज बाइंडिंग एवं अर्थिंग तथा इसी तरह लो वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य परीक्षण करना चाहिए। हाई वोल्टेज वाइंडिंग एवं भू के बीच 2500 वोल्ट के मैगर द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। इसी तरह लो वोल्टेज वाइंडिंग के एवं भू के बीच 1000 वोल्ट के मैगर द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे 30 डिग्री हाई वोल्टेज वाइंडिंग एवं लो वोल्टेज के मध्य इंसुलेशन का न्यूनतम मान 200 मेगा ओम होना चाहिए तथा लो वोल्टेज एवं भू के प्रतिरोध 50 मेगा ओम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये तो था उसका मैगर परीक्षण यानी रेजिस्टेंस टेस्ट। अगला पॉइंट होता है अनुपात परीक्षण। अनुपात परीक्षण के लिए टर्न रेशियो टेस्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे पोलैरिटी की भी जांच हो जाती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग तथा सेकेंडरी बाइंडिंग को प्रयुक्त वोल्टेज लगभग 200 वोल्ट टर्मिनल को दिया जाना चाहिए। अतः टर्न रेशियो परीक्षण ट्रांसफार्मर अनुपात में देख लेंगे, ठीक है ना। कुंडलन प्रतिरोध का मापन। अच्छा, प्रत्येक कुंडलन का प्रतिरोध तथा जिन टर्मिनल के मध्य प्रतिरोध मापा जाता है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जितना उसका रेजिस्टेंस होगा इसके बारे में पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कुंडलनों के प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज तथा केल्विन ब्रिज की सहायता से कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q = R/S के बारे में पढ़े होंगे। इससे एक अननोन प्रतिरोध निकाला जाता है। नो लोड लॉसेस तथा नो लोड करंट का मापन। नो लोड हानियाँ निम्नलिखित पर सम्मिलित होती हैं। पहला होता है कोर लॉसेस, उत्तेजन धारा के कारण स्ट्रे हानियाँ, परावैद्युत हानि तथा आई स्क्वायर हानि होती है। शून्य लोड हानियाँ ट्रांसफार्मर की एक कुंडलन की निर्धारित वोल्ट तथा फ्रीक्वेंसी प्रयुक्त करके तथा इसकी वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखते हुए वाट मीटर, वोल्ट मीटर तथा अमीटर लगाकर पाई जाती हैं। अतः नो लोड करंट भी इसी अवस्था पर नोट की जाती है, यानी दोनों लगभग एक ही अवस्था में नोट की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वितरण ट्रांसफार्मर का निर्धारित अनुरक्षण तथा इसमें क्या प्रयोग होता है उसके बारे में देखते हैं। पहला है लोड करंट। निरीक्षण किए जाने वाले विषय और अभिलेखन हेतु निर्धारित प्रेक्षण। तो लोड करंट उच्चतम लोड पर, फिर वोल्टेज उच्चतम लोड व न्यूनतम लोड मासिक महीने में होना चाहिए। ऑयल टेम्परेचर हाई लोड और लो लोड पे चेक करना चाहिए। सिलिका जेल कंडेंसन वर्षा ऋतु में साप्ताहिक व मासिक में किया जाता है। फ्यूज तथा सुरक्षा प्रणाली
ये मासिक में किया जाता है। भू प्रतिरोध ये अर्धवार्षिक में किया जाता है। संयोजन की दृढ़ता ये 6 महीने पे। तेल की विद्युत सामर्थ्य ये साल भर पे। ठीक है स्टूडेंट्स। और विद्युत रोधी प्रतिरोध मैगर टेस्ट यह भी साल भर पर ही किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रांसफार्मर कुंडलनों का संसेचन करना तथा सुखाना, इसके बारे में अगले लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।